अब की बार किसकी सरकार? आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल और आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की और साथ में छत्तीसगढ़ की। थोड़ी देर के बाद 6 बजे आप छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल देखेंगे। फिलहाल हम तेलंगाना के ओपिनियन पोल में दो अलग अलग हिस्सों की बात कर चुके हैं तेलंगाना के। एक हिस्सा बाकी है अपर तेलंगाना, जिससे तय होगा कि क्या केसीआर हैट्रिक लगा पा रहे हैं इस बार तेलंगाना के चुनाव में या नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो हमने जनता से पूछे थे इस सर्वे में, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। केसीआर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, इसको लेकर लोगों का नजरिया क्या है? क्योंकि विपक्ष, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, दोनों कह चुके हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, केसीआर भ्रष्टाचारी हैं। 44% लोगों को लगता है कि आरोप बड़े गंभीर हैं और ये विपक्ष के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन इनका विपक्ष कितना फायदा उठाएगा ये सर्वे बताएगा। 44% लोगों को मानता है कि इन आरोपों में दम है। 45% लोग मानते हैं ये बिल्कुल बेअसर आरोप है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। 11% की इन पर कोई राय नहीं है। केसीआर के ऊपर जो दूसरा बड़ा इल्जाम लगाया जाता है उनके राजनीतिक विरोधियों की तरफ से, वो है परिवारवाद का आरोप। उनके बेटे केटीआर, बहुत से लोग कहते हैं वही सरकार चलाते हैं, उनकी बेटी हैं वो सांसद हैं कविता। तो परिवारवाद के आरोप जो हैं वो कितने सही हैं या कितना डैमेज करेंगे? 48% लोगों को लगता है ये आरोप बिल्कुल ठीक है और इसका नुकसान होगा केसीआर को। 42% लोग मानते हैं कि केसीआर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कम से कम चुनावों में या लोगों के बीच छवि में केसीआर को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरने का दम विपक्ष के पास नहीं दिखाई देता। तो इन दोनों आरोपों पर आपने देखा ये इशू तो है लोगों की नजर में, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा डेंट केसीआर को पड़ेगा ऐसा लोगों की राय से सामने नहीं आता। अब ओवैसी साहब हैं, हमने ग्रेटर हैदराबाद की बात की थी। ओवैसी साहब अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। बहुत लोग मानते हैं उनके बयान भड़काऊ होते हैं, पोलराइज करने वाले होते हैं। तो अगर ऐसे बयान हैं तो इसका फायदा किसको पहुंचता है? 30% लोगों को लगता है कि ओवैसी जो बोलते हैं इसका बीजेपी फायदा उठाती है। 32% लोगों को लगता है कि इसका फायदा बीआरएस यानी केसीआर को होता है। वैसे ये दोनों दल जो हैं ये एलाइज हैं एक दूसरे के। 26% लोगों को लगता है कि केसीआर को लाभ मिलता है जब भी ओवैसी साहब कोई तीखी बात बोलते हैं। अब बहुत केसीआर ओवैसी साहब के ऊपर तो यूं ही ए टीम, बी टीम, सी टीम, तमाम तरीके के इल्ज़ाम लगते ही हैं। वो खुद भी कहते हैं कि जिसको जो कहना है वो कहते रहें। लेकिन इस पोलराइजेशन वाले फैक्टर का भी आप देखिए तो किसी खास विपक्षी दल को फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देता। कम से कम बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा इन दो क्षेत्रों में जिनकी हमने बात की उसमें तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपके सामने तीसरे क्षेत्र का डेटा बस रखने जा रहा हूं। उससे पहले एक दो सवाल, हमारे साथ यहां पर बड़ी इन्फॉर्म्ड ऑडियंस मौजूद है, यंगस्टर्स हैं, इनके पास अपने सवाल हैं। कौन कौन आप पे सवाल पूछना चाहता है? जरा हाथ खड़े कीजिए। लीजिए आप पूछिए, पहले पूछिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना सरकार जो है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो पब्लिक डेथ है इस स्टेट के वो पहुंच जाएंगे 3.57 लाख करोड़ तक के, और इस अभी तक तेलंगाना सरकार ने इस चीज़ को लेके कुछ नहीं करा है। क्या आपको लगता है कि उसने मतलब जो अपकमिंग सरकारें हैं, जो बीजेपी कांग्रेस सब लड़ रहे हैं, इन लोगों को कैंपेन में सिर्फ फ्रीबीज बांटे जाएंगे कि डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ भी आएंगी? और तेलंगाना सरकार इस चीज पे अब तक इसने कुछ क्यों नहीं करा और पब्लिक क्यों नहीं पूछती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। फिगर्स के साथ आपने सवाल पूछा। 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तेलंगाना की सरकार पर है, और तेलंगाना की सरकार क्यों, बहुत सारी सरकारों पर लाखों करोड़ के कर्जे चल रहे हैं, ये चुकाने भी होंगे। और ये क्या मुफ्त की राजनीति की वजह है ये इतना कर्जा जो चढ़ा हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और देश के नौजवान अगर ऐसे पूछेंगे तो अच्छा होगा, नेताओं पर दबाव बनेगा। लेकिन अभी प्रियंका जी कहती हैं कि ये क्यों नहीं फ्री में दे देते, क्या दिक्कत है, अपने उद्योगपति मित्रों को दे देते हो, तो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हाँ, बात तो ठीक कह रही हैं भाई, क्यों इनको करोड़ों का कर्जा मिलता है, इनको कुछ दे दो। अब ये जो 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कल के अखबारों में एक बयान है और मुझे लगता है कि आप सबको उसे पढ़ना जरूर चाहिए। वो कह रही हैं कि हम ये कोशिश हमारी सरकार की रहेगी कि हम जब सरकार छोड़ते हैं कोई तो कैसे जाते हैं वो जनता याद करे, यानी आने वाली पीढ़ी के ऊपर कर्ज नहीं हो। अब सरकार अगर ऐसे सोचे कि आने वाली पीढ़ी पर कर्ज नहीं हो तो उसे क्या करना पड़ता है, जिसको हम लोग जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा वो कम करना पड़ता है। अब ये जितनी सरकारें फ्रीबीज का काम कर रही हैं उनके पास उसका कोई बजट एलोकेशन नहीं होता। अब बिना बजट एलोकेशन को तो हो नहीं सकता, यानी कहीं का पैसा आप मारेंगे कहीं ले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सरकार तो केसीआर की बनती दिख रही, मतलब जनता अंत में ये फ्री वाले मामले में तो दक्षिण के राज्य लगता है उत्तर से काफी आगे, बहुत आगे, शुरुआत वहीं से। इसमें एक दिक्कत और है, जैसे अब साथी का राज्य है कर्नाटक, वहाँ पर जो उद्योगपति हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो आजकल ये विरोध कर रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा
टैक्स इकट्ठा करने के लिए डंडा चला रहे हैं, या आप इतना ज़्यादा उसको जो है टफ कर दे रहे हैं कि हमारे लिए बहुत दिक्कतें हैं। तो ये जो है ना एक साइकिल है, जो सरकारें जो है फ्रीबीज देती हैं उसके साथ जनता खुश हो जाती है, और सरकार को अपना जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो है अपना नेचुरली जो कहीं से तो पैसा लाना ही है, कहीं से पैसा लाना है, बात। ये एक तरह का दूसरे साइकिल पर है। डंडा चलाएगी। ठीक, एक सवाल और फिर मैं डेटा रखूंगा आगे। जी एक मिनट, इधर से कोई है? लो जी, आप पूछिए। सर, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया, लेकिन कांग्रेस जनता की भावनाओं तक नहीं मतलब पहुंचा पा रही है अपने मैसेज। क्यों कांग्रेस 4-5 सीटों तक ही सिमट के रह जाती है तेलंगाना मैं में? आपका सवाल किंगशुक नाग साहब के पास ले जाता हूं। सर, यहां एक स्टूडेंट का सवाल है, यंगस्टर का, जिस केंद्र में कांग्रेस थी, जिसने स्टेट बनाया तेलंगाना, वो ये तीसरे चौथे नंबर की पार्टी क्यों बन जाती है? इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में इतना जोर नहीं है, तो वो पार्टी को होल्ड नहीं कर सकती और वो अपने गोल्स को फॉरवर्ड नहीं कर पा रही। तो ये मेन रीजन है कि कांग्रेस पार्टी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो जब तेलंगाना बना था तब कांग्रेस और टीआरएस ने एक साथ मिलकर बनाया था, परंतु इलेक्शन जैसे ही बन गया तेलंगाना, टीआरएस ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो इसलिए वो पीछे हो गए। ये कारण है, एक मेजर कारण है कि कांग्रेस पार्टी। दूसरा पार्ट क्या था आपका क्वेश्चन का? सर, यही समझना चाह रही हैं वो कि इसका श्रेय कांग्रेस को क्यों नहीं वहां की जनता देती? क्योंकि श्रेय तो उस पार्टी को दे सकती है जो पार्टी हो। लोग तो देखते हैं कांग्रेस टूट रहा है तो उसको श्रेय कैसे दे, यही प्रॉब्लम है। सो इट इज नॉट अ पार्टी एट ऑल। जब तेलंगाना बना था तब तो कांग्रेस पार्टी थी टीआरएस के साथ, परंतु बाद में कांग्रेस ने छोड़ दिया टीआरएस को, या टीआरएस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो कांग्रेस पार्टी तो कुछ है ही नहीं, तो उसको श्रेय कैसे दे? राइट। और दूसरा ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रांग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बात है। तो खाली रह गए केसीआर। तो केसीआर वैसे 10 साल है पार्टी पावर में, परंतु एंटी इनकम्बेंस इफेक्ट तो हो रहा है, तो ये बात है जी। तो वो अब दिख रहा है साहब, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सर, मैं अपर तेलंगाना का भी डेटा सामने रख देता हूं, उसके बाद ये तेलंगाना की तस्वीर हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। केसीआर की हैट्रिक या फिर कांग्रेस पार्टी कोई करिश्मा करती है इस बार तेलंगाना में? आपके सामने अपर तेलंगाना की 49 सीटें जो हैं वो आने जा रही हैं। अब क्या कहता है हमारा सर्वे, हमारा ओपिनियन पोल? ये वो इलाका है जहां आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, महबूब नगर, खम्मम, पेड्डापल्ली, ये सारे जिले आते हैं और ये 49 सीटें हैं इस रीजन के अंदर। देखिए कि यहां पर क्या हुआ 2018 में और इस बार क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 में ये इलाका पूरी तरह केसीआर के रंग में रंगा था। 2019 में बीजेपी ने आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर की लोकसभा सीटें जीती थी और उस वक्त लगा था कि तेलंगाना में एक बड़ा उलटफेर होगा, उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है आज 2023 पे पहुंचते पहुंचते? आपके सामने डेटा आने जा रहा है। अब 49 सीटों वाला अपर तेलंगाना, बीआरएस यहां 27 सीटें जीत सकती है। ये 8 सीटों का नुकसान होगा 2018 से। बीजेपी को 4 सीटों का फायदा, और पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, इस बार 4 सीटें बीजेपी यहां से निकाल सकती है। कांग्रेस को 7 सीटों का मुनाफा इस रीजन में हो सकता है, 17 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। एआईएमआईएम 0, अन्य 1। और टैली आपके सामने। अब हमारा जो ओपिनियन पोल है उसकी पूरी ओवरऑल 119 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। बीआरएस 70 सीटों के साथ एक मेजॉरिटी सरकार एक बार फिर बनाने में कामयाब होगी, हमें आज के हालात में ऐसा लगता है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक 70 सीटें जीतकर केसीआर तीसरी बार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जीत की हैट्रिक लगा सकती है केसीआर की पार्टी। आप बात कीजिए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ काफी उठता हुआ दिखाई दिया। 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, ये 15 सीटें ज्यादा हैं पिछली बार से। प्रमुख चुनौती कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही मिल रही है केसीआर को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसी अपेक्षा राहुल गांधी या सोनिया गांधी करते हैं, उन्होंने तो डिक्लेयर किया है कि उन्होंने कहा भूलिएगा मत कि हम जीतने जा रहे हैं, लिख कर रख लीजिए। वैसा कुछ नहीं हो रहा तेलंगाना में, अभी भी बड़े मजबूत हैं केसीआर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निराशाजनक है तेलंगाना के अंदर। एक बार 4 सीटें जीतकर लोकसभा की बीजेपी ने जो स्पार्क दिखाया, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नंबर 2 पार्टी बनकर जो लगा बीजेपी का ग्राफ उठने वाला है, विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी का जिसे कहते हैं स्टीम पूरी तरीके से निकल गई। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो आपको दिखाई देगा कि आप देखिए एआईएमआईएम की पार्टी
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी दोनों का ग्राफ बराबर आपको दिखाई दे रहा है, 7 बीजेपी 7 एमआईएम। लेकिन बड़ी खबर तेलंगाना से, तेलंगाना में एक बार फिर केसीआर सरकार बना सकते हैं और आसानी से सरकार बना सकते हैं, मेजॉरिटी की सरकार उनकी बनेगी। वोट शेयर में आपको दिखा दूं, बीआरएस का वोट शेयर 43%, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 37%, 37% वोट, बीआरएस 43%, कांग्रेस 37%, बीजेपी 11% वोट, एआईएमआईएम को 3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य को 6। तो आप गैप भी अगर देखें नंबर 1 नंबर 2 पार्टी के अंदर तो 6% का गैप है, यानी बीआरएस के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में 6% का मार्जिन, काफी बड़ा मार्जिन होता है चुनावों के अंदर, वो आपको सीटों के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी कुछ सभाओं से कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया हो, सब अंदाजे गलत। एक बार फिर तेलंगाना के किंग केसीआर ही साबित हो रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो सर्वे है इसके बाद, इसको देखने के बाद वो बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में तेलंगाना में वो ऐतिहासिक गलती करती हुई दिख रही है, अब कोई पार्टी कहेगी नहीं कि हम गलती करते हैं, जिसको कांग्रेस अक्सर करती थी। कांग्रेस पार्टी अक्सर अपने उन राज्यों में जहां उसको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मजबूत न हो जाए, तो उसके लिए क्षेत्रीय दलों को मजबूत होते हुए देखना चाहती थी, खुद थोड़ा सा पांव पीछे खींच लेती थी। तेलंगाना कोई भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं रहा, लेकिन हैदराबाद होने की वजह से, और जिसको हम कहते हैं एक वैक्यूम था नेशनल पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का ना होना, ये देश के किसी हिस्से में, भले ही हर कोई कहे कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का कुछ होता नहीं कर्नाटक के अलावा, लेकिन होता है। एक नेशनल एस्पिरेशन हर जगह के वोटर की होती है, एक बड़ा वर्ग होता है जिसको आप 10% से लेकर 30% तक का वोटर कहते हैं, लेकिन वो जब दिखता नहीं कोई ना, तो विकल्पहीनता में वो वोटर सटक जाता है। और यहां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है। ऐसे आप कहेंगे तो 4 सांसद, 2 विधायक वाली पार्टी, उसको 7 विधायक हो गए तो उसको तो मजा आ गया। एक तरह से कहें तो 3 गुना बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन आप सोचिए जरा, जिस जगह पे उसके 3 सांसद हैं, क्या उसको 18-15 विधायक भी जीतने में मुश्किल है? जिस जगह पे उसका 1 सांसद है, वहां उसको 5 या 6 सीटें जीतने में मुश्किल है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कोई भी ग्राउंड होल्ड करने की स्थिति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो भी तेलंगाना के रणनीतिकार हैं, बेहद खराब होना चाहिए, उनकी बुक में रेड मार्क लगना चाहिए। और यहां क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने चुनाव छोड़ दिया? क्या ऐसा लग रहा है? ये दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने राहुल जी से वो सवाल पूछा कि गलत मतलब बुरा क्या है। इतना परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़े निशाने पर तो केसीआर हो सकते थे, क्यों हमला नहीं किया गया? के कविता का नाम शराब घोटाले में आता है, ईडी जाती है, कई लोग पार्टी से जुड़े हुए, उसमें से 1 या 2 तो गिरफ्तार भी हुए, क्यों उसके आगे बात नहीं बढ़ी? और जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि कोई कुछ कसर नहीं छोड़ती, वहां वो क्यों रह जा रही है? और इसमें जो सबसे मुझे महत्वपूर्ण दिखता है कि क्या दक्षिण के राज्यों में, जिसको हम कहते हैं कि वहां के लोगों से, वहां का स्थानीय नेता, स्थानीय नीति, स्थानीय कार्यक्रम, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत चूक रही है। यही वजह है कि तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं। बीजेपी के लिए वाकई बहुत निराशाजनक है। जीतना छोड़िए, आप चैलेंजर भी नहीं बन पा रहे हैं सज्जन तेलंगाना के अंदर। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति जो अभी तक खराब रही है, अगर नेचुरली आप देखें तो 2018 में कांग्रेस ने एक गलती की। एक तो उसे श्रेय मिलना चाहिए था तेलंगाना बनाने का, वो मिला नहीं। और एकमात्र पार्टी जो तेलंगाना के फॉर्मेशन के विरोध में खुल के थी, वो थी टीडीपी। 2018 में आपने क्या किया कि तेलुगु देशम पार्टी के साथ अलायंस कर लिया और चुनाव लड़ा। तो उससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस का अपना सपोर्ट बेस था, उसमें भी नाराजगी आई। तो आप देखें कि 29 और 3 32% वोट जो है कांग्रेस का, उससे ज्यादा होना चाहिए था। और उसका कारण यह हुआ कि वो नाराज जो तबका, जो कांग्रेस का वोटर होता 2018 में, चूंकि टीडीपी की इमेज, चंद्रबाबू नायडू की इमेज तेलंगाना विरोधी इमेज है, और उसका नुकसान कांग्रेस को मिला। इस बार क्या है कि आप देखिए 2 चीजें हो रही हैं। एक कि कांग्रेस सीधा लड़ाई लड़ रही है, उसमें टीडीपी के साथ कुछ नहीं है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में जो जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की जो झगड़ा है, उसमें यह भी संकेत आ रहा है कि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को लेकर थोड़ी सॉफ्ट है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का जो बी टीम का आरोप ओवैसी पे है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने जब कहा कि केसीआर शामिल होना चाहते थे बीजेपी में, तो मुस्लिम्स में यह संकेत गया कि ओवैसी और केसीआर जो कुछ भी हो, वो बिल्कुल बीजेपी विरोधी प्लैंक में कांग्रेस से आगे नहीं है।
तो हैदराबाद रीजन में तो मुस्लिम्स का वोट का कंसोलिडेशन हो जाएगा ओवैसी के कारण, लेकिन बाकी जगह मुस्लिम वोट भी नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, जहां पे ओबीसी 50% से ज्यादा है बैकवर्ड कास्ट, जी। वहां पे आपने एक बैकवर्ड कास्ट प्रेसिडेंट बंदी संजय कुमार को हटा के एक रेड्डी कैंडिडेट को बना दिया। तो ओबीसी फैक्टर में कांग्रेस जहां नैरेटिव ला रही है, आप उसको भी छोड़ रहे हैं। तो कारण यह है कि 18 की तुलना में कांग्रेस जो है नंबर 2 के लिए ज्यादा फायदे में है, क्योंकि ओबीसी फैक्टर बीजेपी लूज कर रही है, राइट, ठीक। मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है। सारी वजह आपने बताया, कांग्रेस क्यों ऊपर दिखाई दे रही है और बीजेपी का ग्राफ क्यों एक बार उठने के बाद फिर नीचे आया। एक बार जरा सर्वे में कुछ सवाल था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, तो इससे आपको पता चलेगा कि बाकी पार्टियां जो हैं, इनके जनता इनमें अपना कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देखती भी है क्या, किसी भी नेता को। तो देखिए जरा लोगों के जवाब, जब सवाल आया कि आप मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहते हैं, 43% लोग जो हैं वो केसीआर को मानते हैं कि ये अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनके काम से वो संतुष्ट हैं। 43% लोग केसीआर को सीएम देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी काफी पॉपुलर हैं, 30% लोगों की राय में रेवंत रेड्डी अच्छे सीएम साबित हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है? बंदी संजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो बीजेपी के अगर किसी नेता का नाम इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो वो बंदी संजय कुमार का है। और जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो चौथे नंबर पर हैं 3% के साथ, जी किशन रेड्डी। तो यही आपको बता रहा है कि लोगों की नजर में नेताओं की अहमियत जो है वो कितनी है।